हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट सेशन है ये हम लोगों की, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों की, द शेप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय IS 456। देखिए IS 456 के हिसाब से जो शेप है वो कैसा होना चाहिए कंक्रीट के लिए, ठीक है। द शेप विल बी रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, ठीक है। मतलब कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये इस तरीके की है, शेप है वो है इस तरीके का। सो दिस शेप इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सो दिस इज द रेक्टेंगुलर पैराबोलिक शेप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आरसीसी बीम कैन हैव मैक्सिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट एज 6234। देखिए इस क्वेश्चन में ये है कि जो भी पूछा गया है टेंशन रीइंफोर्समेंट के बारे में, उसमें हम लोग की जो है आंसर हो जाएगी 4% ऑफ बीडी, ठीक है, 4% ऑफ बीडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम विथ 415 FE 415 के बारे में पूछ रहा है। जैसे डेप्थ के बारे में है तो ये सबको पता होना चाहिए कि तीन टाइप ऑफ स्टील है, FE 250, FE 415 एंड FE 500, ठीक है। उसमें तीनों में क्या होगी डेप्थ 0.53, 0.48 एंड 0.46। तो हमें पूछ रहा है FE 415, तो इसमें आंसर हो जाएगी हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये सारे डेप्थ है, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट। कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.5 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ फॉर कंक्रीट एंड स्टील, दोनों का पूछ रहा है। कंक्रीट का 1.5 है, स्टील का 1.15 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज, कितना होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इसकी जो वैल्यू है वो है 0.67 टाइम्स ऑफ FCK होगा। कैसे पता लग जाता है, जब मैं 1 को डिवाइड करूंगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से 1.5 कंक्रीट का, तो इससे वैल्यू आएगा 0.67, जो कि ये वैल्यू है, ठीक है। सो इसीलिए कंक्रीट का जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 0.67 टाइम्स ऑफ FCK है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की, इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। देखिए लिमिट स्टेट दो चीज हो सकता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में पूछ रहा है अगेंस्ट फ्लेक्चर, फ्लेक्चर का मतलब बेंडिंग होगा, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रीइंफोर्समेंट एट फेलियर शैल नॉट बी। मतलब हमें स्टील कंप्रेशन और टेंशन के बारे में पूछ रहा है, मतलब टेंशन में पूछ रहा है, ठीक है। तो दो चीजें होते हैं इसमें, कंप्रेशन और टेंशन दोनों ही चीजें होते हैं, ठीक है। स्टील में तो ऊपर हो जाता है कंप्रेशन, नीचे हो जाता है टेंशन। तो टेंशन में जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.002 प्लस द 0.87 टाइम्स ऑफ द FY बाई ES। एक्चुअल जो कोड बुक में वैल्यू देख के रखा है ये वैल्यू है 0.002 प्लस द 0.87 टाइम्स ऑफ FY बाई ES, लेकिन यहाँ पे थोड़ा घुमा के दिया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है 0.002 सब में है, लेकिन 0.87 तब बनेगा जब मैं 1 को 1.5 से डिवाइड करूंगा। मतलब हम लोग की जो ऑप्शन है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हाँ ये बिल्कुल डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट स्ट्रेंथ बियॉन्ड व्हिच या बिलो व्हिच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट फॉल्स, ठीक है। ये है, ये डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के, तो 5% होगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी। हाँ बिल्कुल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है कंक्रीट का उसका जो वैल्यू है वो हो जाएगी
ये भी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है कोड बुक में देके रखा है IS 456 2000 में। ठीक है, सारे चीजें IS 456 2000 में देके रखा है क्योंकि ये कंक्रीट के कोड बुक है, तो उसमें देके रखा है कि 5000 रूट ओवर FC के। लेकिन जो पुराने वाले कोड बुक है IS 456 उसमें देके रखा है कि पुराने वाले कोड बुक के हिसाब से ये 2000 साल के हिसाब से ये है फॉर्मूला, और पुराने वाले जो कोड बुक है उसके हिसाब से 5700 रूट ओवर FC के है। ठीक है, ये ओल्ड है और ये न्यू वाले के हिसाब से है, तो हमें ये ऑप्शन लगानी है, दैट इज 5000 रूट ओवर FC के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के द फैक्टर टू लोड। हाँ बिल्कुल, इसमें ये पूछा गया है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग क्या यूज करेंगे अगर डेड लोड, लाइव लोड और लाइव लोड हो, डेड लोड, विन लोड हो अकेले, और तीनों के कॉम्बिनेशन हो। देखिए, अगर डेड लोड और लाइव लोड होगा तो मैं 1.5 लगाऊंगा पहला ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में मैं लगाऊंगा डेड लोड और लाइव लोड में या तो 1.5 लगाऊंगा या तो मैं लगा सकता हूं 0.9 पहले में। दूसरे में मैं लगाऊंगा डेड लोड एंड विन लोड। डेड लोड एंड विन लोड जब होगा उसमें मैं लगाऊंगा फिर से 1.5। लेकिन जब तीसरा है डेड लोड, लाइव लोड और विन लोड, उसमें लगाऊंगा मैं 1.2। अब ऑप्शन हमें ढूंढना है। 1.2 ये बिल्कुल नहीं है, 1.2, 1.5 बिल्कुल नहीं है, 1.5 है, लेकिन इसमें डेड लोड और विन लोड में 1.2, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगी। ठीक है, 0.9 और 1.5 डेड लोड, 1.5 टाइम्स ऑफ विन लोड, 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड एंड विन लोड एंड 1.2 टाइम्स ऑफ डेड लोड विन लोड। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये ध्यान रखना है ये जो 0.9 वैल्यू है, 1.5 तो हम लोग के ऑप्शन नंबर 1 में डेड लोड के भी साथ होगा, लाइव लोड के भी साथ होगा, लेकिन ये जो 0.9 है ये सिर्फ डेड लोड के साथ हो सकता है, विन लोड, लाइव लोड के साथ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। In limit state of collapse for direct compression, the maximum axial compressive strain in concrete is, इसका वैल्यू क्या होगा? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन करा के रखा था टेंशन मेंबर्स में, लेकिन ये पूछ रहा है हमें कंप्रेशन मेंबर में। लेकिन टेंशन मेंबर में 0.002 प्लस करते हैं तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगी, सिर्फ कंप्रेशन में हो जाएगी 0.002, देखिए ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, उसके बाद और टेंसाइल में हो जाएगी 0.002 प्लस द 0.87 टाइम्स ऑफ Fy बाई ES, जो कि अभी मैंने बताया था आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है as per IS 456 2000, in the absence of test data, the approximate value of the total shrinkage strain for design may be taken as। अगर मान लीजिए कोड बुक देके नहीं रखा है तो उस समय ये यूज करना है हमें, उस समय क्या करना है, हमें ये वाली वैल्यू यूज करना है 0.0003, 30 उसके बाद 3 श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू है, जो कि मैं अभी नेक्स्ट पेज में आप लोगों को दिखाऊंगा। रीजन ये है कोड बुक में दे के रखा है इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डाटा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर डिजाइन में बी टेकन एज 0.0003। ठीक है, IS 1343 में दे के रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के माइल्ड स्टील यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर कन्फर्म्स टू। देखिए, जो माइल्ड स्टील है वो कौन सी कोड बुक वो कन्फर्म करता है? ठीक है, माइल्ड स्टील इन RCC कन्फर्म्स टू IS 432, इंडियन स्टैंडर्ड 432 कोड बुक। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है percentage of steel for balanced design of a singly reinforced rectangular section by limit state method depends on। किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टील के जो है ना परसेंटेज ऑफ स्टील, लेकिन बैलेंस सेक्शन के लिए, और वो भी सिंगली रीइंफोर्समेंट, क्योंकि दो चीजें हो सकता है, सिंगली रीइंफोर्समेंट एंड डबली रीइंफोर्समेंट। ठीक है, सिंगली रीइंफोर्स में पूछा गया है कि बैलेंस सेक्शन में
जो स्टील की परसेंटेज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक हो गया परसेंटेज ऑफ स्टील, इट डिपेंड्स अपॉन दी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, हाँ बिल्कुल। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब है वो एफ सी के, यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब हो गया एफ वाई, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब हो गया हम लोगों की यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ठीक है। तो बिल्कुल ये तीनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन, ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन नहीं, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगी ए बी एंड सी, लास्ट वाला। कैसे है, शायद आप लोगों को पता होगा, एक्सयू जो लिमिट है, एक्सयू इज इक्वल टू 0.87 टाइम्स ऑफ द एफ वाई इंटू ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 टाइम्स ऑफ द क्या होगी 0.36 टाइम्स ऑफ एफ सी के इंटू बी, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो ये इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, ये है वैल्यू, क्लियर। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा था परसेंटेज, जो कि इसके ऊपर डिपेंड करते हैं सारे वैल्यूज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर 1.5 एंड 1.15, अभी मैंने बताया था। बिकॉज रीजन क्या है, रीजन ये है कि कंक्रीट इज हेटेरोजेनस व्हाइल स्टील इज होमोजेनस, बिल्कुल नहीं। द कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट एज गुड एट, हाँ बिल्कुल सही, ये वाली ऑप्शन होगा। कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, हाँ रीजन ये भी है, लेकिन सबसे प्रिफरेबल रीजन जो है वो है कि क्वालिटी जो है कंक्रीट का उतना खास नहीं है जितना स्टील का क्वालिटी है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, the tensile strength of concrete to be used in the design of tensile strength के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। tensile strength of concrete to be used in the design of reinforced concrete member is, आरसीसी में टेंजाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0। आरसीसी में जो भी यूज करूंगा टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट जो है सिर्फ कंप्रेशन लेता है, टेंशन नहीं ले सकता, तो इसीलिए 0 वैल्यू होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो भी कंक्रीट का पूछ रहा है, ध्यान रखना, स्टील का नहीं पूछ रहा है हमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलोएबल टेंजाइल स्ट्रेस इन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म, मतलब हमें पूछ रहा है HYSD बार्स का। HYSD बार्स में कितना होना चाहिए HYSD बार्स में, ठीक है, पूछ रहे हैं HYSD जो बार्स है इसमें एलोएबल टेंजाइल स्ट्रेस कितना होना चाहिए। इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो है 230। रीजन ये है, मैं आपको टेबल दिखाऊंगा आप लोगों को पूरा, देखिए परमिसिबल स्ट्रेसेस की जो टेबल है ये कोड बुक में दे के रखा है IS 456 2000 में। तो इसके हिसाब से क्या है, इसके हिसाब से है कि जो भी टेंशन में होगा, ठीक है, दो चीजें हो सकते हैं, टेंशन या तो कंप्रेशन। टेंशन में अगर 20 से 20 mm से 20 mm के कम है डायमीटर तो 140 होगा, लेकिन ये माइल्ड स्टील के लिए है, ये माइल्ड स्टील के लिए है, ये मीडियम स्टील के लिए है, और ये HYSD के लिए है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, हमें पूछ रहे थे ये लोग टेंसाइल स्ट्रेस पूछ रहा था, और HYSD के लिए जो कि हम लोग वैल्यू लगाएंगे 230, लेकिन क्योंकि दोनों में ही 230 है, चाहे 20 mm के ऊपर हो या 20 mm के नीचे हो, 230 ही है, फिर तो 230 लगाएंगे। लेकिन अगर मीडियम स्टील का पूछे या माइल्ड स्टील का पूछे तो ये सारे वैल्यूज है 140, 20 mm के ऊपर, 20 mm के ऊपर नहीं, सॉरी 20 mm के नीचे है 140, 20 mm के ऊपर हो गया 130, कंप्रेशन में 130 है, इसमें भी
माइल्ड स्टील में, मीडियम स्टील में भी 130 है, लेकिन HOSD में माइल्ड कंप्रेशन के लिए 190 वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके का वैल्यूज जो है ये आप लोगों को याद करना है बाय द हेल्प ऑफ दिस टेबल नंबर 22 इन IS 456। ठीक है, माइल्ड स्टील का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, मीडियम स्टील का क्या क्या वैल्यू है, और HOSD बार्स के क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, साथ में आप लोग अगर नोटिस किए हो तो साथ में ये भी वैल्यू देख लेना कि IS अभी अभी मैंने पूछा भी था माइल्ड स्टील का कौन सा कोड बुक है, 432, मीडियम स्टील का भी 432, और HOSD का है IS 1786, ये कोड बुक है। इससे और एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ द सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। ये हम लोग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी मिला है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्म डेफिनेशन है एक्चुअली। इट इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड या अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। The factor of safety for steel as compared to concrete is, factor of safety steel का क्या है, अभी अभी मैंने बताया था स्टील का है 1.15 और कंक्रीट का है 1.5, तो ये क्या होगा, लोअर होगा, हायर होगा, क्या होगा, बिल्कुल सही 1.15 लोअर होता है इन कंपैरिजन टू 1.5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डेड लोड इंक्लूड्स सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड superimposed loads permanently attached to the structures. Dead load changes their position and vary in magnitude। ठीक है, डेड लोड जो है इन्होंने बोला है कि डेड लोड की पोजीशन वेरी करते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाई लोड नहीं है, ये डेड लोड है। डेड लोड्स आर नोन इन द बिगिनिंग ऑफ द डिजाइन, बिल्कुल नहीं, डिजाइन करने के बाद पता लगता है, नॉन ऑफ दिस करेक्ट है, लेकिन ये वाला ऑप्शन करेक्ट है हम लोग की। डेड लोड इंक्लूड सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सुपर इम्पोज लोड परमानेंटली अटैच टू द स्ट्रक्चर। डेड लोड का मतलब है जो सीमेंट की लोड होगा, बनने के बाद जो बीम्स का लोड है, कॉलम्स का लोड है, या तो कोई नॉर्मल चीज हम लोग उसको चिपका के रखे हैं, दोज आर नोन एज डेड लोड। सो ये ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल, और ये तो तीनों ही नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, इन ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, हाँ, if the permissible stress in concrete reaches earlier than that in steel, the beam section is called। इसका मतलब पूछा ये जा रहा है कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में अगर कंक्रीट में स्ट्रेस पहले आ जाएगा स्टील से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने स्टील ज्यादा प्रोवाइड करके रखा है, इसीलिए स्टील में स्ट्रेस आ नहीं पा रहा, पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन कंक्रीट में स्ट्रेस पहुंच चुका है। अब अगर मान लीजिए स्टील मैंने ज्यादा यूज किए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ओवर रीइंफोर्स्ड होगा, रीइंफोर्समेंट ज्यादा यूज किए हैं, ओवर रीइंफोर्समेंट। और कंक्रीट में पहले ताकत आ रहा है, मतलब स्ट्रेस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कंक्रीट टूटेगी और बिल्डिंग अचानक से टूट जाएगा। मतलब अगर ओवर रीइंफोर्स सेक्शन होते हैं तो वो उसमें क्या कौन सी टाइप ऑफ फेलियर होती है, ब्रिटल फेलियर होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, ओवर रीइंफोर्स सेक्शंस में ब्रिटल फेलियर होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज, ठीक है, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ का मतलब ही होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर, क्योंकि मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीनों ही चीज अलग है। ठीक है, लेकिन मॉडुलस ऑफ रप्चर का मतलब ही होता है फ्लेक्चर या फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लाइव लोड विथ टाइम कैन वेरी इन, लाइव लोड विथ टाइम कैन वेरी इन, जो लाइव लोड है या लाइव लोड है वो कैसे कैसे वेरी हो सकता है। देखिए, लाइव लोड एक तो मूव करते हैं, ठीक है, और एक मैग्नीट्यूड में भी वेरी हो सकता है, क्योंकि मैं कभी टेबल रखूंगा, कभी चेयर रखूंगा, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज पोजीशन। सो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाइव लोड कभी भी कांस्टेंट नहीं होते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव लोड का मतलब है जो टेबल चेयर की लोड होते हैं ना, टेबल चेयर या जो भी चीज रखते हैं हम लोग घर के ऊपर, बिस्तर, ये सारे लाइव लोड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है
द मैक्सिमम shear stress in concrete of a reinforced cement concrete beam is, मैक्सिमम shear stress की वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम shear stress की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हम लोगों का मैक्सिमम shear stress is equal to VU बाय एफ ए। एक तो फॉर्मूला है शेयर स्ट्रेस के एफ ए वाई बार बाय आई बी, और या तो दूसरा फॉर्मूला है वी यू बाई बी टी। ठीक है, तो इससे अगर देखा जाए फॉर्मूला है हम लोगों की शेयर फोर्स, वी यू का मतलब है शेयर फोर्स, तो ऊपर हो जाएगी शेयर फोर्स, सो शेयर फोर्स बाय वेट इनटू लीवर आर्म। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी हम लोगों की शेयर स्ट्रेस की फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों की द शेयर कैपेसिटी ऑफ एन RCC beam without shear reinforcement, shear capacity of an RCC beam without shear reinforcement क्या होगा? shear reinforcement के अलावा shear capacity हो जाएगा tau c into BD, tau c into BD। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ, जो शेयर रीइंफोर्समेंट है, शेयर रीइंफोर्स का मतलब क्या है? हम लोग जो सरिया में जैसे लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो रॉड लगाते हैं उनमें क्या कैसे कैसे लगाते हैं, उनमें इस तरीके का हम लोग वर्टिकल चीजें लगाते हैं जिनको हम लोग लेटरल टाइस या स्टीरअप्स बोलते हैं। ठीक है, या तो लेटरल टाइस मतलब बीम्स में हम लोग बताएंगे इनको लेटरल टाइस, और कॉलम्स में हम लोग इसको बताएंगे स्टीरअप्स। तो ये सारे चीजें क्या है? शेयर रीइंफोर्समेंट है। तो ये किस तरीके का हो सकता है? ये जो चीजें है ये हो सकता है वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, कंबाइंड भी हो सकता है, मतलब एनी वन ऑफ द अबव। आंसर जो है वो एनी वन ऑफ द अबव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के The minimum percentage of shear reinforcement in RCC is, मिनिमम जो है कितना होना चाहिए मिनिमम? तो मिनिमम जो परसेंटेज है वो होगा हम लोग की 40 into SV divided by 0.87 times of the Fy into the depth D। ठीक है, ये हो गया मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट्स की वैल्यू। कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, कुछ मिनिमम वैल्यू है, जो कि आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इसके लिए कोई रीजन नहीं है कि क्यों ये आंसर बन रहा है। ठीक है, आरसीसी में कुछ चीजें ऐसे हैं कोड बुक में दे के रखा है जो डायरेक्ट आपको रट्टा मारना होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगी एग्जाम्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। The bent up bars at a support resist the negative bending moment, बिल्कुल सही। दी बेंट अप बर्स जो है ना हम लोगों की जो बीम है, मान लीजिए ये बीम है, इसमें हम लोग जो रीइंफोर्समेंट है ना हम लोग इस तरीके के प्रोवाइड करते हैं उसमें कि मतलब इस तरीके की प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे जो बेंट अप बर्स है ना ये सपोर्ट के सामने ही क्या रेजिस्ट करते हैं? शेयर सॉरी, एक तो ये सपोर्ट के सामने ही शेयर फोर्स को रेजिस्ट करते हैं, और दूसरा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि जो बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम होगा वो इस तरीके का होगा। तो ये जो है निगेटिव बेंडिंग मोमेंट को ये रेजिस्ट करते हैं बेंट अप बार्स। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद द बेंट अप बार्स एट ए सपोर्ट रेजिस्ट द शेयर फोर्स, बिल्कुल सही। अभी अभी मैंने बताया शेयर फोर्स को भी रेजिस्ट करते हैं। द बेंट अप बार्स नियर द सपोर्ट इज 45, ये जो है 45 डिग्री में बनाया जाता है। तो मतलब इसका जो आंसर है वो हो जाएगी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों की स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन ए रेक्टेंगुलर बार। देखिए रेक्टेंगुलर बीम में जो स्पेसिंग होगा ना ये ज्यादा पास में रखा जाता है स्टीरअप्स को, फिर इसमें दूर किया जाता है, फिर लास्ट में पास में रखा जाता है। रीजन ये है स्टीरअप्स का काम है शेयर फोर्स को रोकना, और यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू मिनिमम है, मिनिमम, और यहाँ पे लास्ट में मैक्सिमम है। इसका मतलब है स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन ए रेक्टेंगुलर बीम
डिक्रीजेस, स्पेसिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस होएगी, इंक्रीजेस एट द सेंटर ऑफ द बीम, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है सेंटर में और लास्ट में कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू, किसके कारण है बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्डिंग बनता है स्टील और कंक्रीट का, ये फ्रिक्शन एडिशन दोनों चीजों के लिए हो सकता है, ठीक है, फ्रिक्शन के लिए भी होगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी होता है और एक चिपक के एडेशन की तरह, एडेशन है मतलब ग्लू की तरह जो है वो फोर्स उसके कारण है, एडेशन, एडेशन एंड फ्रिक्शन दोनों के लिए है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ना द लिमिट ऑफ परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट्स इन ए कॉलम इज गिवन बाय, लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे कॉलम्स में, उसकी परसेंटेज क्या होगा। देखिए जो मिनिमम हो, मैं आप लोग को क्लियरली बता देता हूं कि जो भी कॉलम्स है ना, कॉलम्स चलिए नेक्स्ट पेज में आप लोगों को बता देता हूँ, लिख के रखा हूँ सारा चीजें, जो कॉलम्स है, कॉलम्स में मैं मिनिमम परसेंटेज यूज करूंगा 0.8 परसेंटेज, लेकिन मैक्सिमम जो यूज करूंगा मैं वो हो जाएगी स्टील का 4 परसेंटेज, अगर लैपिंग है, मतलब अगर मान लीजिए एक रॉड है दूसरा रीइंफोर्समेंट, दोनों को मैं लैप कर या तो वेल्डिंग करूंगा या तो इसको बांध दूंगा, तो लैपिंग करूंगा तो 4 परसेंटेज में यूज करूंगा मैक्स, और अगर नहीं करूंगा तो 6% मैक्स करूंगा यूज, तो इसीलिए इसका जो रेंज है वो हो जाएगी 0.8 परसेंटेज से लेके 6 परसेंटेज मैक्सिमम एंड 0.8 परसेंटेज मिनिमम। उसके बाद ये भी रखा बताया गया है कि मैं कॉलम में जो मिनिमम डायमीटर यूज करूंगा वो 12 mm है, और मिनिमम जो मैं अगर मान लीजिए मैं रेक्टेंगुलर कॉलम या स्क्वायर कॉलम बनाऊंगा तो उसमें मैं सरिया जो है मिनिमम 4 डालना होगा, लेकिन अगर मैं सर्कुलर बनाऊंगा, सर्कुलर शेपेड की, तो उसमें क्या हो जाएगी, हमें 6 डालना पड़ सकता है, मिनिमम मिनिमम है जो कि 6 डालना ही होगा, 4 से काम नहीं चलेगा, 6 मिनिमम स्टील बार्स डालना होगा, लंबा लंबे लंबे तरीके से, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद स्पेसिंग जो होगा ना, इनके बीच में जो स्पेसिंग होगा मैक्सिमम जो हो सकता है वो 300 mm हो सकता है, चाहे सर्कुलर में हो चाहे वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम में हो, मिनिमम मैक्सिमम जो स्पेसिंग हो सकता है वो 300 mm होगा, मिनिमम नहीं, ठीक है, 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन आरसीसी, सर अभी अभी मैंने बताया था सर्कुलर के लिए मिनिमम जो यूज करना है 6 यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिच ऑफ लेटरल टाइस शुड नॉट एक्सीड, लेटरल टाइस जो है ना, लेटरल टाइस का मतलब है बीम के बारे में कह रहा है, बीम में जो स्टीरा मतलब लेटरल टाइस है ना, स्टीरअप्स बोला जाता है कॉलम में, मतलब जो शियर रिइंफोर्समेंट्स है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, एक तो हो जाएगा द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, एक तो जो बीम है उसका सबसे जो छोटा डायमेंशन है, अगर मान लीजिए बीम का साइज है 250 mm बाई 300 mm, तो 250 mm इनके बीच में एक स्पेसिंग होना चाहिए। दूसरा हो जाएगी 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिंग, ये जो भी बार्स है ना इनका जो डायमीटर होगा उसकी 16 गुना स्पेसिंग हमें रखना होगा इनके बीच में, या तो 300 mm, इन तीनों में से ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगी इसका ऑप्शन, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगी वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगी। लेकिन ये तीनों ऑप्शन कहाँ पे होते हैं, बीम्स में, लेटरल टाइस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है द मिनिमम नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट, अभी अभी बताया था रेक्टेंगुलर में मिनिमम जो मैं यूज करूंगा 4 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स यूज करूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के the diameter of transverse reinforcement of columns shall be equal to 1/4 of the diameter of the main steel rods but not less than, देखिए मैं जो भी यूज करूंगा कॉलम्स में लेटरल टाइस, उसका डायमीटर जो है लेटरल टाइस, सॉरी लेटरल टाइस नहीं,
स्टीरअप्स जो यूज करूंगा ना हम लोग की कॉलम में, ये कॉलम है ठीक है, कॉलम में जो भी स्टीरअप्स यूज करूंगा उसमें जो इनका डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, 1/4 ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स डायमीटर, या तो मिनिमम जो है, मिनिमम से मिनिमम 6 mm हो सकता है, इससे छोटा तो कोई मार्केट में भी मिलता नहीं है, तो 6 mm होगा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, spacing between longitudinal bars measured along the periphery of RCC column should not exceed। देखिए जो जो स्पेसिंग कौन कौन सा, एक तो है, दो वॉल है ठीक है, दो मतलब सॉरी दो कॉलम्स के फेसेस है और लॉन्गिट्यूडिनल बार्स है, जैसे ये हो गया एक कॉलम, एक कॉलम में लॉन्गिट्यूडिनल बार्स होगा, इनके बीच में जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगा इट शुड नॉट एक्सीड कितना होगा, 300 mm होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी स्लैब सेल बी कितना होना चाहिए, Fe415 0.12%, Fe250 0.15% ऑफ द टोटल एरिया एंड या तो बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगी बोथ ए एंड बी। आपको याद रखना है ये जो है ये HYSD बार्स की परसेंटेज है मिनिमम, और ये माइल्ड स्टील की परसेंटेज है मिनिमम 0.12 एंड 0.15% ऑफ BD, टोटल एरिया का मतलब BD, जैसे ये है 0.12% ऑफ BD एंड 0.15% ऑफ BD ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील बार्स इन आरसीसी स्लैब, आरसीसी स्लैब में कितना होगा मिनिमम, कितना होगा, दैट इज थिकनेस ऑफ स्लैब बाय 3, थिकनेस ऑफ स्लैब बाय 8, थिकनेस ऑफ स्लैब बाय 4 एंड थिकनेस ऑफ, ऑब्वियस सी बात है इसमें हो जाएगी आप लोगों का थिकनेस ऑफ स्लैब बाय 8 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, load carrying capacity of column is increased by dash percentage when helical reinforcement is provided as a transverse reinforcement। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक कॉलम है, अगर उसमें जो भी मैं ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड करूंगा ठीक है, ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट्स और ये हो गया हम लोगों की ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। अगर मैं ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट्स में मैं हेलिकल रीइंफोर्समेंट्स यूज करूंगा ठीक है, इस तरीके का हेलिकल रीइंफोर्समेंट ठीक है, अगर मैं हेलिकल रीइंफोर्समेंट्स यूज करूंगा तो उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 5% बढ़ जाएंगे ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है। कैसे होगा मैं इसका बारे में आप लोगों को अभी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए जो लोड है इसकी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है 1.05 इंटू दी CR इंटू दी सिग्मा SAS प्लस द सिग्मा C इंटू AC। तो इस फॉर्मूला से देख पा रहे हैं आप लोग दैट इज 5% इंक्रीज हो रहा है, सो इसीलिए हेलिकल रीइंफोर्समेंट्स में हम लोग 5% इसको इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स इन कॉलम, कॉलम्स में लॉन्गिट्यूडिनल बार्स जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स में मिनिमम डायमीटर होगा 6 mm लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल में हो जाएगी 12 mm ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम रिकमेंडेड बाय कोड for a column held in position and restrained again rotation in both ends। तो इसमें हो जाएगी हम लोग क्या 0.8 टाइम्स ऑफ L, 0.65 टाइम्स ऑफ L, L एंड 2L। देखिए इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है, इसका भी बहुत कंडीशन है, दो कंडीशन है, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आप लोगों को मिला होगा और दूसरे में क्या है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर या DCS में कंक्रीट स्ट्रक्चर में, इनके भी अलग है ठीक है। अलग ये है जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या है, अगर मान लीजिए वन एंड फिक्स, वन एंड हिंज्ड, बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड हिंज्ड, वन एंड फ्री, वन एंड फिक्स, सब में अलग अलग इफेक्टिव लेंथ होगा ठीक है। और डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में भी अलग अलग होते हैं, जैसे इसमें पूछ रहा है कि
अगर कॉलम इज हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्टेन्ड अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ द एंड्स, तो इसमें हो जाएगी हम लोगों का 0.65 टाइम्स ऑफ एल। आप लोगों को ध्यान से ये दोनों के बारे में पढ़ लेना है क्योंकि दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों से क्वेश्चन आता है, सॉम से भी क्वेश्चन आता है, डीसीएस से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो चीज L/2 हो जाता है, यहाँ पे 0.65 टाइम्स ऑफ L हो जाता है, अलग अलग होता है इसमें, मतलब यहाँ पे हो गया 0.5 टाइम्स ऑफ L और यहाँ पे 0.6, लेकिन दोनों वैल्यू अलग है, तो इसीलिए आपको याद करना है। दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, देखिए जैसे डिग्री इफेक्टिवली हेल्थ इन पोजीशन एंड रेस्ट्रेंट अगेन रोटेशन इन बोथ एंड्स, तो इसमें वैल्यू हो जाएगी 0.65 टाइम्स ऑफ एल। अगर मान लीजिए इफेक्टिवली हेल्थ इन पोजीशन एट बोथ एंड बट रेस्टेंट अगेन रोटेशन, मतलब एक तरफ घूम सकते हैं क्योंकि इसमें पिन है, तो इसमें वैल्यू हो जाएगा 0.80 टाइम्स ऑफ एल, ठीक है। जीरो, अगर दोनों तरफ घूम नहीं सकते तो 0 पॉइंट मतलब फिक्स्ड है तो 0.65, और अगर एक तरफ फिक्स एक तरफ हिंज तो 0.80 टाइम्स ऑफ एल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशियो इज, इसमें हो जाएगी मॉड्यूलर रेशियो डिक्रीजेस, मॉड्यूलर रेशियो इंक्रीजेस, मॉड्यूलर रेशियो आइडर इंक्रीजेस और डिक्रीज रिमेन सेम। बिल्कुल सही है, इसमें मॉड्यूलर रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मॉड्यूलर रेशियो का मतलब क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ योंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दी योंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और दोनों की अलग अलग वैल्यू है। इसका है योंग्स मॉडुलस ऑफ 2.1 इंटू 10 पावर ऑफ 5 मेगा पास्कल, और इसका वैल्यू है 5000 रूट ओवर एफ सी के, ठीक है। दोनों की अलग अलग वैल्यू है। तो जो क्रीप के लिए है, मतलब क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशियो, अगर क्रीप बढ़ेगी तो मॉड्यूलर रेशियो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी में आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, स्टील बाय कंक्रीट, कंक्रीट का और एक फॉर्मूला है 5000 रूट ओवर एफ सी के डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स डिवाइडेड बाय द 1 प्लस क्रीप। अगर क्रीप बढ़ेगी तो यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और अगर मान लीजिए ये वैल्यू कम हो गया तो ये वैल्यू बढ़ेगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, इसमें हो जाएगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ FCR इज इक्वल टू द 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ओवर FCK। इसका मतलब है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की जो फॉर्मूला है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456 द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ M50 वुड, जो इसका वैल्यू है M50 का कितना हो जाएगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ? 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ओवर FCK। FCK मतलब M50 का FCK वैल्यू हो जाएगा 50, तो इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ अराउंड 7 मिलेगा, इसका वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो 7 7 49 4.9, तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगी अराउंड आंसर नंबर ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शैल नॉट एक्सीड, M20 के लिए शियर स्ट्रेस एक्सीड नहीं होना चाहिए कितने वैल्यू से? देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, क्योंकि हर एक कंक्रीट की अलग अलग वैल्यू होती है शियर स्ट्रेस की, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, उसका वैल्यू किस कंक्रीट के लिए कितना होना चाहिए? M20 M25 सबके लिए अलग वैल्यू है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देखिए M20 के लिए क्या है जी मैक्सिमम, ये हो गया आप लोगों का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू M15 M20 25 30 35 40 एंड अबव।
ये पूरा जो टेबल है आप लोगों को याद करना है, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कभी M30 पूछा जाता है, कभी M20 पूछा जाता है, कभी M40 पूछा जाता है, तो इसमें वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। 2.5, 2.8, 3.1, 3.5, 3.7 एंड 4, ये सारे वैल्यूज है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंगली बीम स्टील reinforcement is provided in, सिंगली reinforcement और डबली reinforce होते हैं। सिंगली reinforcement में स्टील जो प्रोवाइडेड किया जाता है किस साइड में, टेंशन जोन, कंप्रेशन जोन, बोथ, न्यूट्रल जोन। जो सिंगली reinforcement है उसमें स्टील जो है, स्टील इज गुड फॉर टेंशन, सो ऑब्वियस सी बात है मैं टेंशन जोन में यूज करूंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, डीप बीम्स आर डिजाइंड फॉर, डीप बीम्स जो बीम्स है वो किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है, शेयर फोर्स ओनली, बेंडिंग मोमेंट ओनली, बोथ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, और बियरिंग। सो डीप बीम्स जो है ये शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, हाँ बिल्कुल। डीप बीम्स आर ऑलवेज डिजाइंड फॉर बेंडिंग मोमेंट्स ओनली, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट्स के लिए ही डिजाइन किया गया है, शेयर फोर्स के लिए नहीं डीप बीम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरसीसी बीम कर्व्ड इन प्लेन इज डिजाइंड फॉर, आरसीसी बीम जो है वो किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है, आरसीसी बीम्स आर डिजाइंड फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर, हाँ सही है, बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्शन ये भी सही है, बेंडिंग मोमेंट ये भी सही है। मतलब फाइनली जो है इसका आंसर हो जाएगा, आरसीसी बीम जो है ये सब चीजों के लिए डिजाइन किया जाता है, बेंडिंग मोमेंट के लिए भी किया जाता है, शेयर फोर्स के लिए भी किया जाता है, और टॉर्शन के लिए भी किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स इन एन आरसीसी स्लैब शेल नॉट एक्सीड, अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है मेन बार्स के बारे में। शायद आप लोग को पता होगा स्लैब्स में दो बार्स के बारे में पता होना चाहिए, एक हो गया मेन बार्स और एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। ठीक है, मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो मेन बार्स में हो गया 3D और 300 mm, और इसमें हो जाएगा 5D और 450 mm। ठीक है, अब स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स की स्पेसिंग पूछ रहा है, या तो 3D हो जाएगी या तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ, 3 टाइम्स देन ओवरऑल डेप्थ, 3 टाइम देन नहीं, दी ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा। देखिए, या तो ऑप्शन हो जाएगी हम लोगों का 3 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ, या तो हम लोगों की हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। इन दोनों में कौन सा होगा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और रीजन क्या है इसका बता रहा हूं मैं। देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए, आप लोग इसमें टिक करना है, और अगर मान लीजिए और एक ऑप्शन आता है जैसे लेसर ऑफ बोथ, लेसर ऑफ ए एंड डी, तो एक्चुअल जो आंसर है हम लोगों का ये वाला होना चाहिए। मतलब या तो मेन बर्स के लिए 3D या तो 30 सेंटीमीटर, इन दोनों का स्मॉलर वैल्यू होना चाहिए आंसर। बट यहाँ पे या तो आप लोग इसको टिक करोगे या तो आप लोग 30 सेंटीमीटर को टिक करोगे, क्योंकि दोनों ही आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, as per IS 456 the minimum nominal cover specified for footing, फुटिंग के लिए कितना कवर कहा गया है IS 456 के हिसाब से, 25 mm, 40 mm, 50 mm एंड 75 mm। इसमें हो जाएगी हम लोगों का फुटिंग के लिए, फुटिंग या फाउंडेशन के लिए हो जाएगा 50 mm, क्योंकि रीजन ये है, सबके अलग अलग होते हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। रीजन ये है, जैसे मान लीजिए स्लैब के बारे में पूछे तो 20 mm, ये पूरा याद होना चाहिए। स्लैब की 20 mm होता है स्पेसिंग,
बीम्स का 25 mm, कॉलम्स के लिए 40 mm और फाउंडेशन या फुटिंग के लिए 50 mm। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। ए कॉलम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन्ड प्राइमरीली टू टेक, किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है कॉलम? कॉलम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर यूज टू डिजाइन कंप्रेसिव लोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। lateral ties in RCC columns are provided to resist, lateral ties क्यों RCC columns में प्रोवाइड किया जाता है? lateral ties यूज किया जाता है आरसीसी कॉलम्स में शियर को रेजिस्ट करने के लिए, और साथ में बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्टील बार्स, बेंडिंग मोमेंट, बोट बेंडिंग मोमेंट एंड शियर। तो इसमें जो हो जाएगी, देखिए सभी को पता है लेटरल टाइस एंड स्टीरअप्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं शियर को रेजिस्ट करने के लिए, शियर फोर्स को। साथ में बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, देखिए लेटरल टाइस जो यूज करते हैं कॉलम्स में वो यूज किया जाता है ताकि ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, स्टील बार्स, ये बकल ना हो पाए। बकल का मतलब है बेंड ना हो पाए। ठीक है, इसके लिए भी यूज किया जाता है। और शेयर फोर्स है तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही होगा इसमें। When the slenderness ratio is less than 12, a compression member act as, इसमें ये होना चाहिए a compression member act as। कंप्रेशन मेंबर किस तरीके से एक्ट करेगा? अगर स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा विच इज इक्वल टू द के एल बाय आर मिनिमम। के एल का मतलब है इफेक्टिव लेंथ और आर मिनिमम का मतलब है मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ। सो इफेक्टिव लेंथ बाय मिनिमम रेडियस इज कॉल्ड स्लेंडरनेस रेशियो। और स्लेंडरनेस रेशियो अगर 12 से कम हुआ तो ए कंप्रेशन मेंबर विल एक्ट एज शॉर्ट कॉलम। देखिए अगर 12 से कम हुआ तो कंप्रेशन मेंबर शॉर्ट कॉलम की तरह एक्ट करेगा। और अगर मान लीजिए वैल्यू 12 होगा या ग्रेटर देन 12 होगा तो ये एक्ट करेगा एज ए लॉन्ग कॉलम, नॉट एज ए शॉर्ट कॉलम बट दे विल एक्ट एज ए लॉन्ग कॉलम। लेकिन अगर लेस देन 12 है तो शॉर्ट कॉलम की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की, कॉलम में बी मेड ऑफ प्लेन कंक्रीट इफ देयर लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज। कॉलम में बी मेड ऑफ प्लेन कंक्रीट इफ देयर लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज, जो इनका जो कोई भी कॉलम हम लोग आरसीसी के वजह प्लेन कंक्रीट से बना सकते हैं इफ देयर लीस्ट लेटरल डायमेंशन। मान लीजिए ये डायमेंशन या तो ये डायमेंशन, सबसे छोटा वाला डायमेंशन जो है 3 टाइम्स द इफेक्टिव लेंथ बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम should be equal to 1/4 of the diameter of the main steel rod but not less than। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट कॉलम्स के लिए बोल रहा है, स्टीरअप्स की बात मतलब लेटरल टाइस की बोल रहा है। वही चीज ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट्स को हम लोग बीम में बताएंगे। उनको बीम्स में होगा स्टीरअप्स और कॉलम्स में होगा लेटरल टाइप, जो उनका मिनिमम डायमीटर जो है 6 mm होना चाहिए, 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, spacing between longitudinal bars measured along the periphery of RCC column should not exceed। spacing between the longitudinal bars measured along the periphery of RCC column should not exceed, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 300 mm। ठीक है, 300 mm मैक्स हो सकता है लॉन्गिट्यूडिनल बार्स की स्पेसिंग, बीच में मैक्सिमम स्पेसिंग। तो ये हो गया 300 mm। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द लिमिट ऑफ परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट इन ए कॉलम इज गिवन बाय। कितना परसेंटेज होगा? द लिमिट ऑफ परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट इन ए कॉलम इज गिवन बाय, कितना परसेंटेज होना चाहिए? ये होगा आप लोगों का 0.8 to 6%।
बहुतों को कंफ्यूजन होता है सर 0.8 नहीं तो 4 होना चाहिए, लेकिन 0.8 तो 6% होगा। रीजन ये है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। देखिए कॉलम्स के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। मिनिमम सभी को पता है, मिनिमम में कोई किसी को डाउट नहीं है कि 0.8% होता है कॉलम्स में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। बट मैक्सिमम में क्या है, अगर लैपिंग होगी तो 4%, अगर नॉन लैपिंग होगा कंटिन्यूअस होगा तो 6% होगा। तो इसीलिए मैं 0.648 टू मैक्सिमम 6% लगाऊंगा, ठीक है। साथ में ये भी पता होगा मिनिमम डायमीटर 12 यूज करते हैं। सारा क्वेश्चंस में करा कर रखा हूं अभी अभी कुछ स्लाइड पहले ही। तो सर्कुलर के लिए हमें मिनिमम 6 बार यूज करना होगा लॉन्गिट्यूडनल, और रेक्टेंगुलर ने 4 बार, और मैक्सिमम स्पेसिंग लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच में 300 mm। ये सारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एज पर IS 456 1978, देखिए ये जो IS कोड बुक है पुराने वाला कोड बुक है, लेकिन आजकल का जो नया कोड बुक है वो हो गया IS 456 2000, मतलब 2000 साल में निकला था। ये 1978 का है। उसमें द pH वैल्यू ऑफ वाटर शेल बी लेस देन, इसमें लेस देन कितना होना चाहिए, द वैल्यू नो द pH वैल्यू ऑफ वाटर शेल बी लेस देन, नहीं सॉरी, लेस देन इक्वल टू नॉट लेस देन। ये होगा आपका नॉट लेस देन, क्योंकि pH का जो वैल्यू है पहले में भी 6.6 ही था, अभी भी 6.6 ही है। मतलब इट्स वाटर वैल्यू शुड रेंज फ्रॉम 6.6 टू 8.5, ठीक है। ये हो गया pH की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। डेड लोड कंप्राइजेस ऑफ परमानेंटली अटैच्ड लोड, टेम्पररी अटैच्ड लोड, परमानेंट एज वेल एज टेम्पररी लोड, स्नो लोड। इसमें हो जाएगी हम लोगों का कौन सा लोड होगा, परमानेंटली अटैच्ड लोड, टेम्पररी, कौन सा होगा। डेड लोड कंप्राइजेस ऑफ ओनली परमानेंटली अटैच्ड लोड, मतलब जैसे हम लोगों का बीम हो गया, कॉलम हो गया, ये सारे हम लोग का डेड लोड है। लेकिन कोई चीज अगर मैं परमानेंटली लगा के छोड़ दूंगा वो भी हम लोग का डेड लोड में ही माना जाता है। लेकिन टेम्पररी अटैच लोड, मतलब जैसे मान लीजिए कोई चेयर हो, ये सारे टेम्पररी लोड है, ये डेड लोड में नहीं आ सकता। ये सारा चीजें लाइव लोड में आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। For which of the following grade ordinary concrete is not used? Ordinary concrete is not used for M40। देखिए M40 के लिए हम लोग ऑर्डिनरी कंक्रीट को नहीं यूज कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए ये जो टेबल है, इस टेबल में भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ ऑर्डिनरी कंक्रीट में क्या क्या हो सकता है। M10, M15 एंड M20, तीन चीजें हो सकता है, 10, 15 एंड 20। और बाकी जो है स्टैंडर्ड कंक्रीट में 25 से लेके 60 तक होगा, और हाई स्ट्रेंथ में हो जाएगी 65 से 100। और अगर किसी का डाउट हो सकता है कि सर इसमें M10 है ऑर्डिनरी कंक्रीट में, M20 भी है और M20 है, लेकिन M25 नहीं है, ठीक है। M25 नहीं है तो हम लोगों ने M40 को क्यों टिक किया, हमें वही टिक करना है सबसे ज्यादा जो है। M25 मान लीजिए कैसे जैसे तैसे करके उसको बना भी ले, लेकिन M40 पॉसिबल नहीं है। सो M40 इज मोर प्रॉपर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन हाउ मेनी टाइप्स आरसीसी कैन बी क्लासिफाइड? दो टाइप्स का हो सकता है, एक तो हो गया प्रीकास्ट और एक हो गया कास्ट इन सीटू। जैसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स होते हैं ना प्रीकास्ट, वैसे ही एक हो जाती है प्रीकास्ट और दूसरा हो जाएगी कास्ट इन सीटू, मतलब जो साइड में कास्ट किया जाता है, ठीक है। वो हो गया दो टाइप्स का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ए प्रीकास्ट पाइल जनरली यूज्ड, कोई भी प्रीकास्ट पहले से बना के रखा वाला पाइल जो है वो किस तरीके का होगा, स्क्वायर होगा विथ कॉर्नर चेम्फर्ड, मतलब इस तरीके का होना चाहिए। तो स्क्वायर विथ कॉर्नर चेम्फर्ड इस तरीके का पाइल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। M15 कंक्रीट इज यूज्ड फॉर, M15 कंक्रीट जो है वो किस चीज के लिए यूज करेंगे, दैट वन विल बी यूज्ड फॉर ओनली फाउंडेशन। M15 बहुत ही मतलब बहुत ही कम स्ट्रेंथ का है, 15 मेगापास्कल का है, तो वो कंक्रीट हम लोग फाउंडेशन में यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉरी, द टेंजाइल टेंशन बार्स इन कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एंकर्ड टू द सपोर्ट अप टू,
कोई भी कैंटिलीवर बीम हो उसमें जो टेंशन रीइंफोर्समेंट है ये हम लोग प्रोवाइड करेंगे अप टू दिस मच लैंड एंड दिस लैंड इज नोन एज द डेवलपमेंट लैंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेवलपमेंट लैंड तक ही हम लोग उसको सपोर्ट में एंकर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट लैंड का फॉर्मूला भी मैं दिखा दूं, 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई इंटू द डायमीटर फाई डिवाइडेड बाई द 4 टाइम्स ऑफ द टाउ बी डी। डिजाइन, टाउ बी डी इज डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ। एफ वाई का मतलब हो गया यील्ड स्ट्रेंथ और फाई का मतलब हो गया डायमीटर। ठीक है, ये हो गया यील्ड स्ट्रेंथ और ये हो गया डायमीटर। तो ये हो गया आप लोगों का डेवलपमेंट लेंथ की फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हेन HYSD बार्सेस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील द बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं HYSD बार्स यूज करूंगा माइल्ड स्टील के जगह में, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, HYSD बार्स यूज करने से जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना परसेंट इंक्रीज होता है, 60% इंक्रीज हो जाएगी स्ट्रेंथ अगर मैं HYSD बार्स यूज करूंगा, मतलब Fe415 या Fe500 यूज करूंगा Fe250 के जगह में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिख के रखा है कि 60% इंक्रीज होता है और अगर कंप्रेशन में होगा उस समय भी कंप्रेशन में होगा तो टेंशन बार्स का जो स्ट्रेंथ होगा उसको 25% गुना कर देंगे, मतलब कंप्रेशन में इंक्रीज हो जाएगी 25%। और एक चीज आपको और याद रखना है, डेट इज डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो है अलग अलग कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए अलग अलग होगा। दैट इज M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5 एंड M35 के लिए 1.7। ये टेबल भी आपको याद करना है कि क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं कि M30 का डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस क्या है, तो आपको टिक करना होगा 1.5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, द लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द बुक हुक शुड बी एटलीस्ट, जो हम लोग हुक प्रोवाइड करते हैं ना एंड पोर्शन, दिस पोर्शन शुड बी एटलीस्ट 4 टाइम्स द डायमीटर। ठीक है, 4 टाइम्स द डायमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप लेंथ इन कंप्रेशन शेल नॉट बी लेस देन। देखिए ये कंप्रेशन है, ये टेंशन है। कंप्रेशन में मैं यूज करूंगा 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर और टेंशन में मैं यूज करूंगा 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर। ये चीज आपको याद होना चाहिए। सो यहाँ पे कंप्रेशन के बारे में पूछ रहा है, मैं 24 टाइम्स ऑफ द डायमीटर यूज करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बीम फेल्स इन बॉन्ड then its bond strength can be increased most economically। बॉन्डिंग बढ़ा सकते हैं अगर मैं पतला बार यूज करूंगा लेकिन ज्यादा यूज करूंगा, यूजिंग द थिनर बार्स बट मोर इन नंबर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सिग्मा एस इज द शियर स्ट्रेस इन बार एंड टाउ बी डी इज द डिजाइन देन द डेवलपमेंट लेंथ। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था डेवलपमेंट लेंथ की फॉर्मूला सिग्मा एस इंटू 5 डिवाइडेड बाई द 4 टाइम्स ऑफ टाउ बी डी, और जो सिग्मा एस है उसको हम लोग लिख सकते हैं 0.87 टाइम्स ऑफ एफ वाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू, किसके कारण है, फ्रिक्शन एडिशन बोथ ऑफ दिस। बिल्कुल सही, बॉन्डिंग जो बनता है स्टील और कंक्रीट का, दोनों ही अलग मटेरियल है तो एडिशन के लिए होगा और साथ में फ्रिक्शन भी होगा, तो ऑप्शन विल बी बोथ ऑफ दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 साइड फेस रीइंफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन डेप्थ ऑफ द बीम एक्सीड्स। कितना से ज्यादा होने से साइड फेस रीइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना होगा, जब बीम है, बीम का डेप्थ जो है 750 से ज्यादा होगा, तब हमें साइड फेस रीइंफोर्समेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टी बीम behaves as a rectangular beam of a with equal to each flange if its neutral axis। इसमें आंसर हो जाएगी हम लोगों का, टी बीम रेक्टेंगुलर बीम की तरह ही बिहेव करेगा अगर मान लीजिए उसका जो न्यूट्रल एक्सिस है इट विल फॉल्स विद इन दी फ्लैंज। मतलब अगर मान लीजिए टी बीम में न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे होगा, टी बीम की तरह एक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा तो ये एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह एक्ट करेगा विद इन द फ्लैंज। ये फ्लैंज है और ये वेब है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लैंज और ये हो गया वेब, तो फ्लैंज के अंदर अंदर आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साइड फेस रीइंफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन ए टी बीम, अभी बताया था टी बीम में जो भी है साइड फेस रीइंफोर्समेंट या नॉर्मल बीम में हमें साइड फेस रीइंफोर्समेंट यूज करना है जब डेप्थ हो जाएगी 750 mm, लेकिन कितना परसेंटेज यूज करना होगा? 0.1% ऑफ द वेब एरिया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द assumptions made in the theory of RCC beam is that all the tensile stress are taken by, बिल्कुल टेंजाइल लेगा, स्टील एंड कंक्रीट आर स्ट्रेस विद इन इलास्टिक, बिल्कुल सही, दोनों इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ही स्ट्रेस होते हैं। देयर इज सफिशिएंट बॉन्ड बिटवीन स्टील, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉन्डिंग भी है दोनों, मतलब सारा ही करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है torsion resisting capacity of a given reinforced concrete section, torsion resisting capacity, it increases with the increase in longitudinal, torsion बढ़ेगा जब मैं longitudinal bars को increase करूंगा एंड stirrups की spacing बढ़ाऊंगा तब torsion resisting capacity बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद द width of flange of a T beam which may be considered to act effectively with the rib depending upon breadth of rib, overall thickness of leak, center to the center distance between the T beams, all of this आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the distance between the though the effective depth of T beam is the distance between the top compression edge of the to the center of the tension reinforcement for heavy load, it is taken as 1/12 of the span। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the width of a rib of a T beam, जो भी रिब है ना, रिब का मतलब हो जाता है एक्चुअली वेब, द वेब ऑफ द टी बीम, उसका विथ कितना होना चाहिए था? 1/2 to 3/4 ऑफ द रिप्ड डेप्थ, जो भी डेप्थ होगा उसका हाफ टू 3/4 होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल्ड स्टील सेक्शन आर क्लासिफाइड एज, स्टील सेक्शन से क्या क्या हो सकता है? इक्वल, अनइक्वल, बाल्क, ऑल ऑफ दिस, सारा ही हो सकता है स्टील एंगल से। ये हो गया इक्वल, अनइक्वल और ये बल्ब एंगल, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेवीएस्ट, हेवीएस्ट कौन सा होगा पूछ रहा है, हेवीएस्ट विल बी IS इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम, ये H स्टैंड्स फॉर हेवी, सो इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम। उसके बाद रोल्ड स्टील टी सेक्शन आर यूज्ड एज, टी सेक्शन आर यूज्ड एज, हाँ बिल्कुल, जो भी टी सेक्शंस होगा वो हम लोग यूज करेंगे रेक्टेंगुलर टैंक्स में विद फ्लैट स्ट्राइप्स टू कनेक्ट प्लेट्स इन स्टील रेक्टेंगुलर टैंक, जिसका डायग्राम मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। ये है उल्टा रिवर्स टी सेक्शन है जो कि हम लोग स्टील प्लेट्स के साथ यूज करेंगे स्टील, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एज पर ISI रोल्ड स्टील बीम्स आर क्लासिफाइड इनटू, कितने तरीके का हो सकता है? देखिए 4 तरीके का, बीम्स, कॉलम, चैनल्स, एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन, चैनल मतलब सी सेक्शंस, कॉलम सेक्शन एंड बीम सेक्शन। उसके बाद तो मतलब टोटल स्टील का 4 सेक्शन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब एंगल्स आर यूज्ड इन, बल्ब एंगल्स जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, बल्ब एंगल जो है कहाँ पे यूज होता है? शिप बिल्डिंग में, जहाजों के काम जहाँ पे होता है ना वहां पे यूज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग एंगल इज यूज्ड विद सिंगल एंगल मेंबर, बिल्कुल सही, नॉट यूज्ड टू डबल, बिल्कुल सही, यूज्ड टू चैनल मेंबर, बिल्कुल सही, मतलब इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस विल बी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया आपका लॉग एंगल, ये जो छोटा वाला एंगल है इसको लॉग एंगल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का द परमिसेबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील, स्टील में जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होगा उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1890 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 800 1984, ये स्टील डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के कोड 98, द परमिसेबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन, ये पुराने वाला IS कोड बुक है, नया वाला है IS 800 2007, ठीक है। ये पुराने वाला 1984 के हिसाब से क्या है पूछ रहा है कि द परमिसेबल स्ट्रेस इन एक्सियल
टेंशन। एक्सियल में जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0.60 टाइम्स ऑफ Fy, क्योंकि बियरिंग में अलग वैल्यू होते हैं, एक्सियल कंप्रेशन या टेंशन में अलग वैल्यू होते हैं, बेंडिंग में अलग वैल्यू होते हैं, तो एक्सियल में हो जाएगी 0.6 टाइम्स ऑफ Fy, लास्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परमिसिबल स्ट्रेस में बी ऑल्सो नोन एज, परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब है वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का द एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर रोल्ड बीम सेक्शन इज, कितना होगा रोल्ड स्टील बीम्स के लिए एवरेज शियर स्ट्रेस। द एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर रोल्ड स्टील बीम्स विल बी 1025, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन आर, कौन कौन सा सेक्शन सबसे इकोनॉमिकल होगा? ट्यूबुलर सेक्शन, ट्यूबुलर का मतलब है होलो सेक्शन सबसे इकोनॉमिकल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील, अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा, लेकिन डिक्रीज क्या हो जाएगा? डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ब्रिटलनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का रोल्ड स्टील बीम्सेस आर मेनली यूज टू रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, बिल्कुल सही। यूज्ड एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, बिल्कुल सही। यूज्ड एज इंडिपेंडेंट टू रेजिस्ट टेंशन, बिल्कुल सही। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस विल बी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंजाइल फोर्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज नोन एज, इसको हम लोग कह सकते हैं टाई, ये टाई मेंबर, ये टेंशन मेंबर, ऑल ऑप्शन सर कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर है सारा सेम ही है, सो ऑप्शन नंबर हम लोग का इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है लिस्ट कार्बन, मतलब लिस्ट कार्बन का मतलब है हम लोग का प्यूरेस्ट, जो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होगा वो हो जाएगी हम लोग का रूट आयरन, और सबसे इम्प्योरेस्ट या तो गंदा वो हो जाएगी हम लोग का पिग आयरन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका जो कंपोजिशन है ना, इनके बारे में भी मैं दिखा देता हूँ कि किसमें कितना कितना परसेंटेज होता है। देखिए पिग आयरन में 4 to 5% कार्बन, कास्ट आयरन में 2 to 4.5, कास्ट स्टील ग्रेटर देन 2%, कार्बन स्टील लेस देन 2, उसके बाद सारे प्योरेस्ट फॉर्म 0.1 और प्योर आयरन, ठीक है। ये सारे किसमें कितना कितना कार्बन कंटेंट है ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है द ग्रॉस डायमीटर ऑफ ए 14 mm नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट इज, देखिए पहला चीज है ये मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला आपको रिवेट्स के बारे में। रिवेट्स में क्या होगा, अगर रिवेट की जो ओरिजिनल डायमीटर है 25 से लेस है तो हमें 1.5 डायमीटर प्लस 1.5 ऐड करेंगे, अगर 25 से ज्यादा है तो हम लोग डायमीटर प्लस 2 ऐड करेंगे। यहाँ पे 14 mm है, सो 14 प्लस 1.5 15.5 हो जाएगा, ठीक है। ये रिवेट की फॉर्मूला है 25 mm और 25 mm से ज्यादा या 25 mm से छोटा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा 15.5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट फील्ड रिवेट एज कंपेयर टू शॉप रिवेट। देखिए फील्ड रिवेट और शॉप रिवेट का अगर देखा जाए, जो फील्ड रिवेट्स है उसका स्ट्रेंथ जो है 90% होगा इन कंपैरिजन टू दी शॉप रिवेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है इफिशियंसी की फॉर्मूला है, इफिशियंसी जो कि ईटा से दिखाते हैं, इफिशियंसी विल बी इक्वल टू P माइनस ऑफ, आप लोगों को याद करना है ये फॉर्मूला PDP, सो P माइनस ऑफ D बाई P, पिच एंड ग्रॉस डायमीटर बाय पिच, सो दिस इज इफिशियंसी, ऑप्शन नंबर सी। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट शेल नॉट बी, मिनिमम जो पिच है वो कितना होना चाहिए रिवेट्स में, मैक्सिमम जो पिच है वो या तो 12T होगा या तो 200 mm होगा, लेकिन ये कंप्रेशन के लिए, और टेंशन के लिए हो गया 16T और 200 mm, ये दोनों वैल्यू हो गया मैक्सिमम। अब मिनिमम कितना होगा 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर, so the minimum pitch is 2.5 times of the diameter, option number B।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विद परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। कौन सा हमें मल्टीप्लाई करना होगा? हमें मल्टीप्लाई करना होगा डेप्थ इनटू द थिकनेस, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इन बियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन। कौन सी एजम्पशन होगा? रिवेट्स की डिजाइन, लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द रिवेट, बिल्कुल सही। शियर फोर्स ऑन ए रिवेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरेज ग्रॉस एरिया, बिल्कुल सही। बियरिंग स्ट्रेस इन यूनिफॉर्म बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस ऑफ द प्लेट एंड रिवेट, बिल्कुल सही। मतलब इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगी, ऑल ऑप्शंस विल बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग वन रिवेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिवेट टू द सेंटर ऑफ द adjoining rivet on a adjacent parallel rivet line is called, इसको क्या कहेंगे? This one will be called as the pitch of the rivet, gauge distance of rivet, staggered pitch, ठीक है, और all options are correct। इसको हम लोग कहेंगे स्टेगर्ड पिच। कैसे दिखाता है, मैं मतलब कैसे दिखानी है, मैं इसके बारे में बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए, दिस इज नोन एज पिच एंड दिस इज नोन एज गेज। अभी हमें पूछ रहा था डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग वन रिवेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिवेट टू द सेंटर ऑफ द एडजॉइनिंग रिवेट ऑन एन एडजेसेंट पैरेलल रिवेट लाइन, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे स्टेगर्ड पिच। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड एंड आर जॉइंड बाय टू कवर्ड प्लेट, द जॉइंट इज कॉल्ड एज द एंड टू एंड हमें प्लेस करना है। देखिए, ये एक कवर प्लेट है, ये एक कवर प्लेट है, दोनों को कवर प्लेट करेंगे। अगर एक कवर प्लेट यूज करते तो ये सिंगल कवर हो जाता, लेकिन ये डबल यूज करना है तो डबल कवर बट जॉइंट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमेजिनरी लाइन अलोंग व्हिच रिवेट्स आर प्लेस्ड। तो इमेजिनरी लाइन का नाम क्या होगा? अलोंग व्हिच रिवेट्स आर प्लेस्ड। ये भी इमेजिनरी, अलोंग व्हिच द रिवेट्स आर प्लेस्ड, दैट लाइन इज नोन एज रिवेट लाइन, बिल्कुल सही। स्क्रीव लाइन, बैक लाइन, मतलब इसका जो आंसर है वो हो जाएगी आप लोगों का ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट या ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इफिशियंसी ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट इज, ये इज हो जाएगी, is defined as the ratio of, क्या हो जाएगी इसका रेशियो? इसका आंसर हो जाएगा लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए, लीस्ट वैल्यू ऑफ लोड बिकॉज ऑफ शेयरिंग बियरिंग टीयरिंग बाय स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड मेन प्लेट इनटू 100%, दिस इज द इफिशियंसी की फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, रिवेटेड जॉइंट में फेल इन, सभी हो सकता है, शेयरिंग बियरिंग टीयरिंग, मतलब एनी वन ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन शेयर फॉर ए पावर ड्रिवन इन शेयर फॉर ए पावर ड्रिवन शॉप रिवेट इज 100 हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। इसका मैं टेबल में आप लोगों को दिखाऊंगा। एक्सियल, शेयर, शेयरिंग बियरिंग, दिस वन इज द पावर ड्रिवन, ठीक है। उसके बाद नहीं, सॉरी, दिस इज पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, दिस इज पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, दिस वन इज द हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट, जो कि मैंने यहाँ पे सारा बताया हूँ क्या क्या है, और सबके स्ट्रेंथ जो है अलग अलग होगा। ये टेबल आपको याद करना है, ठीक है। इसके में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसमें पूछा गया है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, इसका पूछा गया है, और किस चीज के लिए पूछा गया है? फॉर शेयर, तो शेयरिंग के लिए वैल्यू है 100। सिर्फ बियरिंग की वैल्यू जो है वो 3 गुना होते हैं। शेयर, इस ये दोनों का वैल्यू जो है और सेम है, सिर्फ बियरिंग का 3 टाइम्स वैल्यू होगा, इनका 3 टाइम, जैसे 100 का 300, 9 का 270, 80 का 240, मतलब 250 आसपास, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एनी होल टू द नियरेस्ट आउटर एज शेल नॉट बी लेस देन, इसमें जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1.7 टाइम्स द डायमीटर ऑफ होल, ठीक है। मैं क्यों है रीजन बता रहा हूं। देखिए, दो चीजें हो सकता है, या तो 1.7 या तो 1.5, लेकिन
मशीन कट में 1.5, हैंड में 1.7। अब इसमें कुछ बता नहीं रखा है तो हम लोग हैंड कट ले लेंगे जो कि 1.7 टाइम्स होगा, ठीक है। कुछ बताया नहीं गया है तो हैंड कट लेना है और 1.7 लेना है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर ये डिस्टेंस हमें पूछा गया है तो दिस वन इज द, ये पैरेलल टू द फोर्स अप्लाइड, दिस वन इज द पिच डिस्टेंस, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पूछा गया ये, दिस इज द गेज डिस्टेंस, तो हमें ऑप्शन लगानी है गेज डिस्टेंस। उसके बाद ऑप्शन है हम लोग के क्वेश्चन है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ टैकिंग रिवेट्स इज, मैक्सिमम स्पेसिंग जो है वो इन ऑप्शन में से 1000 mm होगा। दो स्पेसिंग हो सकता है टैकिंग रिवेट्स का, 1000 mm और 600 mm। 1000 mm यूज करना है जब मैं यूज करूंगा टेंशन, और 600 mm यूज करूंगा जब कंप्रेशन में यूज करनी है, ठीक है। कंप्रेशन टेंशन, इसमें 600, इसमें 1000, ठीक है। तो इसमें 600 की वैल्यू भी नहीं देख रखा है और मैक्सिमम पूछा गया तो हम लोग 1000 को टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इज, फिलेट वेल्डिंग में सबसे वीकेस्ट सेक्शन होता है थ्रोट ऑफ द फिलेट। डायग्राम में दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, दिस इज द थ्रोट ऑफ द फिलेट एंड दिस इज द वीकेस्ट सेक्शन इन अ फिलेट वेल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैलकुलेटिंग द एरिया टू बी डिडक्टेड फॉर द बोल्ट ऑफ 36 डायमीटर द डायमीटर ऑफ होल शेल बी, जो भी होल होगा डायमीटर, मतलब वो होल होगा उसका डायमीटर क्या होगा 36 प्लस 2.5 कितना हो गया 38.5 mm, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज्ड टू कनेक्ट टू प्लेट्स एट ए लैप जॉइंट इज कॉल्ड, कौन सी टाइप ऑफ वेल्डिंग होगा, इसमें हो जाएगी आपका फिलेट वेल्ड। टू प्लेट्स एट ए लैप जॉइंट, जैसे ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, इनके बीच में मैं जो भी वेल्डिंग करूंगा दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड फिलेट वेल्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए स्टील बीम सेक्शन द वेब कैरीज, दो चीजें हैं स्टील बीम में या कोई भी बीम में, फ्लैंज या वेब, ठीक है। ये हो जाता है फ्लैंज और ये होता है आपका वेब या रिब, ठीक है। फ्लैंज जो है उसको बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करता है, वेब शेयर फोर्स को रेजिस्ट करते हैं, तो इसमें पूछा गया है वेब, वेब कैरी से शेयर फोर्स हो जाएगी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेलर इन ए फिलेट वेल्ड मटेरियल, कौन सा फेलर होता है फिलेट वेल्डिंग में, जो फिलेट वेल्ड में फेलर होगा बिकॉज ऑफ शेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है when the effect of wind or earthquake load is taken into account the permissible stress as specified in revealed mass may be increased by, कितना परसेंट इंक्रीज करूंगा, it should be increased by 25%, 25%, जब मैं विंड और अर्थक्वेक की इफेक्ट को कंसीडर करूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं डिटेल्स में बताऊंगा हर एक चीज कि कैसे ये सारे मतलब एक बार मैं रिवीजन करा दूंगा। बाकी ये तो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया, फिर भी आप लोगों को मान लीजिए किसी को डाउट है तो पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा कि किस में क्या क्या वैल्यू हो सकता है। जब आप लोग ये पढ़ लोगे ना तो ये सारा क्वेश्चंस आप लोगों से तुरंत बन जाएगा, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। बाकी कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का design of a riveted joint is based on the assumption load is uniformly distributed among all the rivets, बिल्कुल सही। shear stress on a rivet is uniformly distributed over its gross area, बिल्कुल सही। shear stress is uniform between the contact surfaces of the plate and rivet, बिल्कुल सही। इसका मतलब है इसका जो आंसर है वो all of the above या all ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की an electric pole is 5 meter high and it is fixed to the ground. It carries a wire at the top and is free to move sideways over there. The effective length of the pole, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें
ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, जिसका एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड फ्री है, तो इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है। एल इफेक्टिव इज इक्वल, देखिए ये एक कैंटिलीवर बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम में इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ लेंथ होता है, मतलब 2 into 5 दैट इज 10 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। बाकी कंडीशंस के बारे में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, मतलब वन एंड फ्री, बोट एंड फिक्स्ड, बोट एंड हिंज्ड, बोट एंड रोलर, जो भी है ना, ये बताया था मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में कि कुछ आप लोगों को डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी है जिसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो दिखा देते हैं अभी। नेक्स्ट है ये, देखिए अगर एक फिगर में दोनों एंड फिक्स्ड है तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी 0.5 टाइम्स ऑफ द एल, और ये हो गया आप लोगों का दोनों दो वैल्यू, एक हो गया 0.65 टाइम्स ऑफ एल। उसके बाद एक एंड फिक्स्ड, एक एंड हिंज्ड या पिंड 0.7 और 0.80, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ये थियोरेटिकल वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है डिजाइन वैल्यू है, ठीक है। डिजाइन वैल्यूज, थियोरेटिकल एंड डिजाइन वैल्यूज है, अलग अलग है। और ये जितने भी थियोरेटिकल वैल्यूज है ये आपको मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और जो ये डिजाइन वैल्यूज है ये आपको डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर या आपका डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में मिलेगा डिजाइन वैल्यूज, ठीक है। तो इस हिसाब से ये टेबल है पूरा, ये आपको याद करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेट सेक्शनल एरिया ऑफ ए टेंशन मेंबर इज इक्वल टू द ग्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए नेट इज इक्वल टू हमेशा ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब है टोटल, टोटल से मैं क्या करूंगा माइनस ही करूंगा कुछ चीज, तभी तो नेट आएगा। सो माइनस द एरिया ऑफ द रिवेट होल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a tension member is subjected to possible reversal of stress due to wind, the reversal ratio of the member should not exceed। देखिए जब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस होगा टेंशन मेंबर में, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होगा, दो चीजों के लिए हो सकता है, या तो ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस अदर देन विंड लोड, और या तो हो सकता है विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड। तो दोनों की वैल्यू क्या क्या होगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं। देखिए अगर अदर देन विंड लोड या सिस्मिक लोड है तो 180 होगा टेंशन मेंबर में, और अगर टेंशन मेंबर में ओनली विंड एंड अर्थक्वेक के लिए होगा तो उसमें हो जाएगी 350। इसीलिए इसमें 350 है क्योंकि ये विंड के लिए पूछ रहा है। और अगर मान लीजिए मेंबर इज ऑलवेज अंडर टेंशन, ठीक है, हमेशा टेंशन में रहेगा, तो उसमें वैल्यू हो जाएगी 400, जो कि मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम द एलोएबल डिफ्लेक्शन शेल नॉट एक्सीड। देखिए इसमें यह है कि मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है सिंपली सपोर्टेड बीम में दो चीजों के लिए हो सकता है, एक तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड और एक है लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में अलग अलग वैल्यू है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं। जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हो जाती है 1/325, सिमिलरली लिमिट स्टेट मेथड्स का भी वैल्यूज है। देखिए इसमें है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में स्पैन बाय 325 या 1/25 टाइम्स ऑफ स्पैन। लिमिट स्टेट में क्या है, इफ इट इज ससेप्टेबल टू क्रैकिंग, मतलब क्रैकिंग हो सकता है, ससेप्टेबल टू क्रैकिंग, और इसमें क्रैकिंग नहीं होगा। क्रैकिंग नहीं होगा तो हम लोग ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब ज्यादा डिफ्लेक्शन तो नीचे छोटा वैल्यू स्पैन बाय 300, और ये इसमें क्रैकिंग होगा तो कम वैल्यू चाहिए तो नीचे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें, दैट इज स्पैन बाय 300 और स्पैन बाय 360, ये दोनों ही वैल्यू एलएसएम हिसाब से है, और ये हो गया वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड 145। ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, ठीक है। लेसिंग के लिए लेसिंग एंड बैटेंस दो चीजें होता है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में। लेसिंग का मतलब है इस तरीके से हम लोग कॉलम के बीच में प्रोवाइड करते हैं, और बैटेंस का मतलब है ये है बैटेंस आप लोगों का, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग है, तो इसमें फाइनली क्वेश्चन आंसर होगा 145, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपको याद रखना है दैट एंगल ऑफ लेसिंग विथ लेसिंग में एंगल हो जाएगी
अगर बोल्ट यूज करेंगे तो एंगल होगा 40 डिग्री से 70 डिग्री, और वेल्डिंग यूज करूंगा 60 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कुछ स्लाइड के बाद ही। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए। ठीक है, लेसिंग में क्या क्या वैल्यू हो सकता है, वेल्डिंग और नॉर्मल बोल्टिंग में एंगल की वैल्यू क्या हो सकता है। मतलब एंगल इन द सेंस ये एंगल कौन सा है, एंगल है कि ये जो है ना ये इंक्लिनेशन एंगल है एक्चुअली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, एक कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज। कॉलम स्प्लाइस जो होता है ना, स्प्लाइस प्लेट, दो कॉलम को ज्वाइन करने के लिए स्प्लाइस प्लेट यूज किया जाता है, तो इट इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते, जैसे ये है स्प्लाइस प्लेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था दैट इंक्लिनेशन ऑफ द कॉलम लेसिंग बार शुड बी बिटवीन। अगर कुछ दिया नहीं जाता है तो हमें मानना होगा कि ये वेल्डिंग नहीं है, ये बोल्टिंग है, तो 40 डिग्री टू 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम इज इंक्रीज्ड बाय। बैटेंस में हम लोग कितना इंक्रीज करेंगे, बैटेंस में हम लोग इंक्रीज करेंगे 10% और लेसिंग्स में इंक्रीज करेंगे हम लोग 5%। ठीक है, तो इसमें 10% हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद और ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि द मिनिमम नंबर ऑफ बैटेंस प्रोवाइडेड, चार बैटेंस हम मिनिमम प्रोवाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड बीम। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस यही है कि जो ट्रस है ये वर्टिकल डायरेक्शन में लोड को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, लेकिन बीम कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ट्रस कैन नॉट ट्रांसमिट लोड इन वर्टिकल डायरेक्शन व्हाइल बीम्स कैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a tension member is made of 4 angles with a plate as web, the allowance for hole is made। देखिए सिंपल सी बात है, यहां पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो वेब है, वेब में 2 होल होगा, 1 या 2, और बाकी फ्लैंज जितने भी हम लोगों की प्लेट है, प्लेट में 1 होल होगा। सो 1 होल फॉर ईच एंगल एंड 2 होल्स फॉर द वेब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 1871 लेसिंग बार से रेजिस्ट ट्रांसवर्स शियर इक्वल टू कितनी % रेजिस्ट करते हैं। दे रेजिस्ट ट्रांसवर्स शियर इक्वल टू 2.5% ऑफ द एक्सियल लोड, जो कि ये है। ठीक है, लेसिंग बार इज डिजाइन टू रेजिस्ट ट्रांसवर्स शियर इक्वल 2.5% ऑफ द कॉलम लोड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, the slenderness ratio of a column is 0 when its length is, कब होगा स्लेंडरनेस रेशियो 0 हो जाएगा, whenever its length is supported on all the sides throughout its length, तब स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेट यूज फॉर कनेक्टिंग 2 और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इट्स कॉल्ड। उस प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्लेट को हम लोग कहते हैं गजेट प्लेट। ठीक है, इस प्लेट को कहते हैं गजेट प्लेट, जो कि कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये है गजेट प्लेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द रिवेट इज आइडेंटिफाइड बाय। रिवेट की जो साइज है वो किससे, कौन चीज आइडेंटिफाई, ये हेड होती है और ये शैंक होता है। ठीक है, सो द साइज ऑफ द रिवेट इज आइडेंटिफाइड बाय द डायमीटर ऑफ द शैंक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ वैल्यूज क्या क्या है, जैसे ये प्रीवियसली भी मैंने आप लोग को कराया था इसके बारे में। पावर ड्रिवन शॉप, पावर ड्रिवन फील्ड, हैंड रिवेट, हैंड ड्रिवन फील्ड। ठीक है, ये दोनों फील्ड है और ये शॉप है, और ये पावर ड्रिवन है और ये हैंड ड्रिवन। ठीक है, इसमें बियरिंग की वैल्यू सबसे 3 गुना होता है मैक्सिमम। इसमें पूछ रहा है बियरिंग की वैल्यू, लेकिन किस चीज के लिए, पावर ड्रिवन फील्ड, मतलब ये पूछ रहा है, इसमें 270 होगा, 270 MPa। ठीक है, तो ये पूरा टेबल जो है इसका कुछ भी वैल्यू आ सकता है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड रिवेट इज, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड रिवेट कितना होगा,
Strength of field rivet is about 80% to 95% of the main member. 80% से 95% होगा मेन मेंबर्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, डायमीटर ऑफ द रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द होल बाय. अगर 25 mm से ज्यादा है तो मैं 2 mm ज्यादा करूंगा, और अगर 25 से कम है तो 1.5 mm ज्यादा करूंगा. तो इसमें ऑप्शन जो है 1.5 mm 25 से ज्यादा नहीं है, 2 mm होगा 25 से ज्यादा. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. In a tension member, if one or more than one rivet holes are made of the line, the failure of the member depends upon. सबके ऊपर डिपेंड करेगा, पिच के ऊपर भी. ये हो गया पिच डिस्टेंस, ये हो गया गेज डिस्टेंस, डायमीटर ऑफ द होल, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगी ऑप्शन इसका. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इन ए स्टील बीम सेक्शन द वेब कैरीज. वेब जो है, मैंने अभी भी इसको बताया था, वेब और फ्लैंज. फ्लैंज जो है वो बी बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करेगा, वेब जो है वो शेयर फोर्स रेजिस्ट करेगा. तो इसमें इट विल रेजिस्ट या कैरीज द शेयर फोर्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेन स्टील बार नॉट एक्सपोज टू वेदर. मिनिमम थिकनेस हो सकता है 6 mm, एक्सपोज नहीं अगर वेदर को. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन मेंबर्स ऑलवेज टेंड्स टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन. ये हो जाएगी लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब बकलिंग इन बीम जनरली ऑकर्स ऑन द पॉइंट. बकलिंग कहाँ होगा? वेब बकलिंग जनरली ऑकर्स एट द पॉइंट वेयर कॉन्सेंट्रेटेड लोड एग्जिस्ट. पॉइंट में भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट करेगा, वहीं पे वेब बकलिंग होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रास इट इज एज्यूम्ड दैट द मेंबर्स आर जॉइंड बाय स्मूथ पिंस. ठीक है. स्मूथ पिन से मेंबर्स को ज्वाइन किया जाता है ट्रास में, ये एज्यूम किया जाता है. ठीक है. द पिंस आर स्मूथ, एजम्पशन है एक. द ग्रॉस सेक्शन ऑफ ए वेब ऑफ ए बीम इज डिफाइंड एज. gross cross section क्या होगा? Gross cross section of the web of the beam is defined as the depth of the beam multiplied by its web thickness. देखिए, depth of the beam multiplied by the thickness of the web. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, the economical spacing of truss varies from L/4 to L/5. ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, द मेंबर ऑफ रूफ ट्रास विच सपोर्ट्स द पर्लिन इज कॉल्ड. पुर्लिन को जो सपोर्ट करता है उस मेंबर को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल राफ्टर. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी. पूरा डिटेल्स में है, प्रिंसिपल राफ्टर कौन सा है, पुर्लिन्स कौन सा है. ये सारे पुर्लिन्स है, ये प्रिंसिपल राफ्टर है, ये ब्रेसिंग्स है सारे ये. ठीक है. उसके बाद ये रिज बीम है, ये वाली. तो इस तरीके से देखिए, रिज बोर्ड या रिज बीम. तो इस तरीके से आपको याद रखना है चीजों को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंगल लेस्ड कॉलम कंस्ट्रक्शन द थिकनेस ऑफ द फ्लैट लेसिंग बार शेल नॉट बी लेस देन. किससे लेस नहीं होना चाहिए? इट शुड नॉट बी लेस देन. सिंगल के लिए पूछ रहा है. सिंगल और डबल दो चीजें हो सकता है. सिंगल में 1/40 और डबल में हो जाएगी 1/60. ठीक है. तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 सी. ठीक है. ये है सिंगल में 1/40 और डबल में 1/60. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ ए पिच रूफ इंडस्ट्रीज स्टील बिल्डिंग प्राइमरीली रेजिस्ट लेटरल लोड पैरेलल टू द रिज. लेटरल लोड हमेशा जो है ब्रेसिंग्स रेजिस्ट करता है. ठीक है. ये अर्थक्वेक डिजाइनिंग में भी मिला था कि ब्रेसिंग्स ही हमेशा रेजिस्ट करते हैं लेटरल लोड को, जैसे विंड लोड हो गया, अर्थक्वेक लोड हो गया. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लैंज स्प्लाइस इन प्लेट गर्डर इज सब्जेक्टेड टू. जो फ्लैंज स्प्लाइसेस होता है that one will be subjected to axial forces only. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन ए ग्रिलेस फुटिंग द मैक्सिमम शियर फोर्स occurs एट द, कहाँ पे होगा? ग्रिलेस फुटिंग में जो है मैक्सिमम शियर फोर्स की जो डायग्राम है वो हमेशा मैक्सिमम शियर फोर्स occurs एट द, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम डायग्राम है, और शियर फोर्स की हो जाएगी जहां पे बेंडिंग मोमेंट मिनिमम है, मतलब एट द सेंटर ऑफ द एट द सेंटर ऑफ द बेस प्लेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 800 1962 द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील स्लैब प्लेट इज, इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं सेफ फैक्टर। ध्यान रखना, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह याद करना है सेफ फैक्टर, क्योंकि ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है। सेफ फैक्टर किसका क्या हो सकता है? सेफ फैक्टर फॉर डिफरेंट सेक्शंस, जैसे इसमें सर्कल का पूछा है 1.7, तो देखिए सर्कल का हो जाएगी 1.7, रेक्टेंगल का 1.5, रोम्बस की 2, ट्राइंगल का 2.343, फिर होलो का है सर्कल का 1.273। तो सारे वैल्यू आपको याद रखना है। उसके बाद मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड फॉर ए प्लेट ऑफ स्क्वायर एज इज, क्या होगा? मैक्सिमम साइज जो है वो हो जाएगी आपका 1.5 mm लेस देन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। या तो स्क्वायर, इसमें पूछा गया था स्क्वायर एज, स्क्वायर में 1.5 mm लेस होगा मिनिमम थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट से, या तो सर राउंडेड के लिए हो जाएगी 3/4 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एनी होल टू द नियरेस्ट फ्लेम कार्ड एज shall not be less than the minimum age or age distance shall not be less than 1.5 times of the diameter of the hole। ये आपको याद रखना है मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। The throat in a fillet weld is, throat जो है that one is actually the perpendicular distance from the root to the hypotenuse, ये हो जाएगी। ठीक है, perpendicular distance from the root to the hypotenuse, that one is called as the throat of the fillet weld। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the size of the fillet weld is indicated by, साइज को हम लोग इंडिकेट करेंगे by the throat of the fillet। उसके सॉरी, इट विल बी इंडिकेटेड बाय द साइज ऑफ द ट्राइंगल ऑफ फिलेट। ठीक है, ये जो है हम लोग इसको डिनोट करेंगे बाय द साइज ऑफ द ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल की जितना साइज होगा वही साइज है। ठीक है, ज्यादा होगा तो ज्यादा साइज होगा फिलेट वेल्ड की, एग्जैक्टली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड शुड, मिनिमम साइज कितना होगा? द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड सेल नॉट बी लेस देन 3 mm, 3 mm से छोटा नहीं होना चाहिए फिलेट वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट इज द मिनिमम स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड? द मिनिमम स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ द वेल्ड, मिनिमम हो जाएगी 4 गुना लेंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड इज, effective length is equal to the overall length minus the 2 times the weld size। पूरा ओवरऑल लेंथ से 2 टाइम्स द वेल्ड साइज माइनस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वल टू ओवरऑल लेंथ माइनस द ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not regarded effective not true regarding effective throat thickness of the weld? कौन सा ट्रू नहीं है? ट्रू यही रही है कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू के इनटू साइज ऑफ वेल्ड होते हैं, साइज ऑफ वेल्ड स्क्वायर नहीं होते, तो दिस वन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज के टाइम्स द साइज ऑफ द वेल्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के व्हेन एंगल बिटवीन फ्यूजन फेजेस इज 80 डिग्री? इसमें जो वैल्यू है वो हो जाएगा 80 डिग्री में 0.7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड? बबूल, चीड़, टीक और शीशम। सबसे जो हार्डेस्ट वुड है वो शीशम है।
द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे वैल्यूएबल टिम्बर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं? इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टिक, ठीक है। सबसे हार्ड तो शिशु काठ बोलते हैं या शीशम काठ, लेकिन सबसे महंगा टीकवुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेन व्हाइट एंड, व्हाइट एंड से जिसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है, दैट वुड इज ऑल्सो द टीकवुड, ठीक है तो शीशम काठ सबसे ज्यादा, शीशम और साल काठ सब दोनों ही जो है वो लकड़ियां टाइट होती है, लेकिन व्हाइट एंड से नहीं बचा सकता लेकिन व्हाइट एंड से बचा सकता है सिर्फ टीकवुड को हम लोग, ठीक है। इसलिए टीकवुड की खासियत है, महंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डवुड इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्री। अभी अभी बताया था द हार्डवुड इज प्रोड्यूस्ड बाय द शीशम ट्री, सॉरी। नेक्स्ट है प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाय द वेट, वॉल्यूम, थिकनेस एंड नंबर ऑफ लेयर। प्लाईवुड में हमेशा हम लोग बताते हैं कि कितनी mm की है, मतलब थिकनेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू, सीजनिंग क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू रिमूव द सैप फ्रॉम द टिम्बर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सैप का मतलब होता है ग्लू, जो हम लोग बोलते हैं ना, ग्लू निकलता है, क्योंकि लकड़ियों के जो ट्री होते हैं ना, उनसे एक टाइप ऑफ ग्लू निकलता है इस तरीके का, उसको रिमूव करने के लिए हमें सीजनिंग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टेज ऑफ टिम्बर इज द मैक्सिमम इन द केस ऑफ, सबसे ज्यादा वेस्टेज होगा हम लोगों का रेडियल सोइंग में, ठीक है, रेडियल सोइंग में, क्योंकि रेडियल सोइंग में सबसे ज्यादा मजबूत लकड़ी भी मिलता है, साथ में वेस्टेज भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉर रिमूविंग, फिर से आ गया ये, फॉर रिमूविंग द सैप फ्रॉम टिम्बर, ऑप्शन नंबर बी। प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम, प्लाईवुड किससे बना जाता है? कॉमन टिम्बर, बैम्बू फाइबर, टीकवुड ओनली, एस्बेस्टोस शीट ओनली। बिल्कुल नहीं, प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम द कॉमन टिम्बर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली वुडन माउल्स आर मेड फ्रॉम, जो जितने भी वुडन मेंबर्स है वो किससे बना जाता है? वो सबसे टाइट वुड लकड़ी से बना जाता है, शीशम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ एज ऑफ द ट्री कैन बी असर्टेन्ड बाय, एज जो भी कितना साल पुराना है उसका एज हम लोग इससे पता करते हैं, यहाँ पे रिंग्स होते हैं, सो इट इज असर्टेन्ड बाय द नंबर ऑफ द एनुलर रिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट है द एज ऑफ द ट्री कैन बी अंडरस्टूड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प? इट इंक्रीजेस द वेट ऑफ टिम्बर, बिल्कुल नहीं, इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही, ओनली बी, ठीक है। स्ट्रेंथ बढ़ाएगा लेकिन वेट नहीं बढ़ाएगा, उल्टा हल्का हो जाएगा, क्योंकि उससे पानी वगैरह रिमूव हो जाएगा, सैप वगैरह रिमूव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ टीकवुड डोर्स एंड विंडो इज जनरली टेकन एज, 20 साल तो मान के चलिए, ठीक है, 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर? अभी अभी बताया था एनुलर रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट अराइजेस ड्यू टू द स्वेलिंग कॉज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ लेयर्स ऑफ सोपवुड नहीं है, growth of the sapwood over the wounds after branch is cut off is called as, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिंड गॉल। जैसे मान लीजिए ये एक ट्री है, इसमें एक ब्रांच है, इसको मैंने काट दिया, काटने के बाद उसमें क्या आ जाएगा, एक स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, सेप की, ग्लू का, उसी फेनोमेनन का बोलते हैं हम लोग रिंड गॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू द अटैक ऑफ ड्राई रॉट द टिम्बर क्या होगा? ड्राई रॉट की अटैक के कारण जो टिम्बर है वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी, रिड्यूसेस टू पाउडर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ द ट्री कैन बी नोन बाय, बार बार यही पूछ रहा है, इट कैन बी नोन बाय एनुलर रिंग्स। ड्राई रॉट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, रिड्यूसेस द टिम्बर, तो बोथ बी एंड सी होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय, क्यों होगा ड्राई रॉट? ड्राई रॉट होते हैं वेंटिलेशन, लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण, ठीक है, लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण ड्राई रॉट प्रॉब्लम होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉइंग टिम्बर। Tangential sawing timber is tangential to annular ring is called as tangential method in 4 quarters such that, मतलब फाइनली कुल मिला के ऑल ऑप्शन से करेक्ट होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following seasoning method is adopted for the rapid seasoning of timber on large scale to obtain any desired moisture content? कौन सी सीजनिंग मेथड यूज किया जाता है? किल्न सीजनिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट कॉजेस लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन द एनुलर रिंग, इस डिफेक्ट को क्या कहेंगे? इस डिफेक्ट को हम लोग कहेंगे शेक। शेक्स जो है बहुत टाइप का हो सकता है, हार्ड शेक, ठीक है, उसके बाद हो गया आप लोगों का कप शेक, इसके बाद हो जाएगी आप लोगों का स्टार शेक्स, ठीक है, ये सारे डिफेक्ट है, ठीक है, तो ये हो जाएगी शेक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाउचर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द, जो बाउचर प्रोसेस है था ये यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रीन टिम्बर, टिम्बर को भिगाने के लिए ताकि वो फायर रेजिस्टेंट बने, तो इसी प्रोसेस के लिए बाउचर प्रोसेस यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस बेथेल प्रोसेस इज यूज, बेथेल प्रोसेस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर, इसमें ही यूज किया जाता है बेथेल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following treatment is used to make the timber fire resistant, फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे एबेल्स प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज हाईएस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ हाईएस्ट कहाँ, किस डायरेक्शन में होगा? एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री टू द ग्रेन्स, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में हाईएस्ट स्ट्रेंथ, परपेंडिकुलर में लोएस्ट स्ट्रेंथ, 90 डिग्री मत लगा दीजिए, ये इसमें सबसे लोएस्ट होता है और 0 डिग्री में हाईएस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मॉइस्चर कंटेंट इन द प्रॉपर्ली सीजन्ड टिम्बर, इट इज 10% to 12% हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है in the air drying process the practical limit of moisture content is 0.15. next question है which of the following represents the average life of the high durable timber more than 10 years, high durable, ठीक है, 10 साल से ज्यादा हाई ड्यूरेबल, मॉडरेट हो गया 5 से 10 और लो ड्यूरेबल हो गया 5 साल, ठीक है, 5 साल मिनिमम। नेक्स्ट है द डिस्टेम्पर इज यूज टू कोट, डिस्टेम्पर जो है वो कहां पे कोटिंग किया जाता है, यूज किया जाता है? डिस्टेम्पर इज यूज्ड इन द इंटीरियर फेसेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, हम लोग डिस्टेम्पर को घर के अंदर के वॉल्स में यूज करेंगे, बाहर नहीं। उसके बाद द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग, टिम्बर पेंटिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे लकड़ियों के लिए, आप लोगों को पता ही होगा व्हाइट कलर की लगाते हैं लकड़ियों में, और जो ग्रिल्स वगैरह होते हैं आयरन में उसके रेड कलर का लगाते हैं, तो इसमें हम लोग लगाएंगे व्हाइट लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश इज, कौन सा वर्निश होगा? द मोस्ट ड्यूरेबल वर्निश इज ऑयल वर्निश। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नोसेम, स्नोसेम इज वन ऑफ द पेटेंट फॉर्म ऑफ, कौन सा होगा? स्नोसेम इज वन ऑफ द पेटेंट फॉर्म ऑफ वाटरप्रूफ सीमेंट पेंट, इट इज ए वन काइंड ऑफ वाटरप्रूफ एंड सीमेंट पेंटिंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं इन पेंट द पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, पिगमेंट का काम होता है कलर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिन्स आर, रेजिन जो होता है दे आर यूज्ड इन वार्निश, दे आर
नॉट सोल्यूबल वाटर, सोल्यूबल इन स्पिरिट, यूज्ड ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, रेजिन्स आर, ऑल ऑफ द एबव होगा, नॉट सोल्यूबल अभी अभी आप ही बताया हम लोगों को। द कॉमनली यूज थिनर इन ऑयल पेंट, ऑयल पेंट में जो थिनर यूज किया जाता है, दैट थिनर इज बोथ नेफ्था एंड टर्पेंटाइन, ठीक है, बोथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट एडेड टू द पेंट इज नोन एज, उस डाइल्यूटेंट का नाम होता है, द मोस्ट वॉलेटाइल डाइल्यूटेंट, उस डाइल्यूटेंट का नाम है थिनर। थिनर का काम होता है पतला कर देना, डाइल्यूशन का मतलब है पतला करना, और थिनर भी थीन कर देते हैं। उसके बाद पुट्टी, पुट्टी इज मेड अप ऑफ पाउडर्ड शॉक एंड रॉ लिंसीड ऑयल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर की बेस मटेरियल क्या होगा? डिस्टेम्पर की बेस मटेरियल जो है वो चॉक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जिंक ऑक्साइड इज ए पिगमेंट हैविंग कलर, जिंक ऑक्साइड एक पिगमेंट है जिसकी कलर होता है रेड कलर, ठीक है, तो इट इज ऑफ रेड कलर, क्योंकि आप लोगों को तो अभी अभी बताया था मैंने कि जितने भी आयरन के ग्रिल्स है उसमें रेड कलर की पहले डिस्टेम्पर मतलब जिंक ऑक्साइड यूज किया जाता है। सॉरी, जिंक ऑक्साइड नहीं है, वो रेड लीड है। जिंक ऑक्साइड की तो ऑब्वियस सी बात है ये कलर व्हाइट होगा, ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेंट्स मिथाइलेटेड स्पिरिट नेफ्था एंड टर्पेंटाइन आर यूज्ड एज, ये जितने भी मटेरियल है इनको हम लोग यूज करेंगे एज ए सॉल्वेंट मिक्स करने के लिए। टर्पेंटाइल ऑयल इन यूज्ड इन पेंट एज ए बेस कैरियर ड्रायर थिनर, बिल्कुल सही है, एज ए थिनर यूज किया जाता है टर्पिन ऑयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंट दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर आर, कौन सा पेंट सबसे रेजिस्टेंट टू फायर होता है? दैट पेंट इज नेम्ड एज द एस्बेस्टोस पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिटेचमेंट ऑफ पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज फ्लैकिंग, डिटेचमेंट होने का मतलब ही है इसको हम लोग फ्लैकिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the homogeneous solution of resins in the alcohol? है resins in the alcohol, homogeneous solution, उस solution का नाम है वर्निस, वर्निस is the homogeneous solution of resins। उसके बाद the ingredient of paints which are used to hide the surface, hide करने के लिए कौन सा ingredient यूज किया जाता है? उस ingredient का नाम है pigment, कलर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is used as the vehicle in the enamel paint? The one which is used in the vehicle as the vehicle in the enamel paint is, enamel paint में जो vehicle हिसाब से यूज किया जाता है, the name of that in the enamel paint is, the name of that vehicle in the enamel paint is, vehicle, उस vehicle का नाम है linseed oil, mustard, varnish and water. The name of that vehicle is varnish which is used in the enamel paint। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 395, which one of the following is used as a carrier in paint? कौन सी कैरियर हिसाब से यूज किया जाता है पेंट में? द वन विच इज यूज्ड एज द कैरियर इन द पेंट इज olive oil, mustard oil, linseed oil and almond. The name of that carrier is linseed oil। The most common admixture used to accelerate the initial set of concrete। देखिए दो चीजें हैं कंक्रीट में, एक तो जिप्सम यूज कर देंगे उसको स्लो कर देने के लिए, और एक्सीलरेट कर देने के लिए कैल्शियम क्लोराइड यूज करेंगे CaCl2, ठीक है, नमक एक तरीके का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय इच, वर्केबिलिटी सबसे ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस करता है कौन सा चीज? वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलिटेरियस सब्सटेंसेस इन एग्रीगेट आर अनडिजायरेबल बिकॉज, डेलिटेरियस का मतलब है जो कचरा वगैरह या अदर पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस इन एग्रीगेट आर अनडिजायरेबल, डिजायरेबल नहीं है बिकॉज दे में इंटरफेयर विद द केमिकल रिएक्शन, हैविंग इंट्रिंसिक वीकनेस, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट होगा इसमें।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेट आर। वर्केबिलिटी होगा अगर एग्रीगेट्स हमेशा राउंडेड होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्पेक्शन ऑफ ए कंक्रीट इम्प्रूव से क्या होगा। कंपैक्ट करेंगे कोई चीज को तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, ड्यूरेबिलिटी, ऑल ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बस इतना ही था आज की सेशन में, जो कि मैंने आप लोग को 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम्स में आते हैं इनके बारे में बता दिया। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, एंड प्लीज शेयर कर दीजिए जितना हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू।